Hello to all our dear students. Today is 28th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. Basically आज हम कुछ नया इनिशिएटिव आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसके अंतर्गत जो आपका GS4 का सब्जेक्ट है यानी कि इथिक्स का जो सब्जेक्ट है इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डेली बेसिस पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के साथ क्योंकि इथिक्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अगर आप इसको शुरुआत से इम्पोर्टेंस नहीं देते हो तो लास्ट में स्टूडेंट्स की यही मिस्टेक रह जाती है कि जब वो इथिक्स की तैयारी शुरू करते हैं तो फिर उसको समझ में ही नहीं आता है कि आखिरकार कैसे अप्रोच किया जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत की चीज़ इथिकल टर्म्स को समझने में एज वेल एज केस स्टडी सॉल्व करने में। बिकॉज जब तक आप इथिकल टर्म्स को समझोगे नहीं तो केस स्टडीज में उन टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो मार्क्स फेच करने का सिग्निफिकेंस कम हो सकता है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तो ये होगा कि आपका डेली बेसिस पे टर्म्स डिस्कस होते चले जाएंगे और दूसरी बात ये रहेगी कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी विकसित होता जाएगा। अलोंग विथ ये सिर्फ आपका GS4 में मदद नहीं करेगा बट ऑल्सो इट विल हेल्प इन योर एसे आंसर राइटिंग क्योंकि आपको ही पता है ना आजकल फिलोसफिकल क्वेश्चंस ऐसे में ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसको आंसर करने के लिए आपके माइंड का डायमेंशंस को एलोबरेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए क्या है कि ये जो इथिकल टर्म्स हैं ये जो इथिकल कंसेप्ट्स है आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले टर्म से जो है आपका इथिक्स। उसके बाद हम इथिक्स के वेरियस डायमेंशंस को देखने का प्रयास करेंगे जैसे इथिकल डिलेमास देखेंगे, पर्सनल इथिक्स क्या होता है, उन सब को कवर करने के बाद फिर हम डिफरेंट टॉपिक्स पर जाएंगे। हो सकता है हम एप्टीट्यूड के टॉपिक पर जाएं, है ना, उसके बाद हो सकता है हम इंटीग्रिटी के टॉपिक पर जाए। तो इस प्रकार से हमारा अप्रोच होगा। तो होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लगेगी एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, क्या होता है एथिक्स? तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति, जाहिर सी बात है, वो एक्शन करता है, ठीक है, कोई काम करता है तो बेसिकली उसका जो एक्शन है वो सही है या गलत है इसका स्टडी ही आपका एथिक्स कहलाता है। ठीक है, और ये जो आपका डिसीजन ह्यूमंस लेते हैं वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी प्रिंसिपल के आधार पर देंगे या फिर लॉज के आधार पर लेंगे या स्टैंडर्ड के आधार पर लेंगे, रिलीजियस वैल्यूज के आधार पर ले सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल से आपको चीज़ें आसान से क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है बी। अब ए बी के घर जाता है और 500 रुपये उसके घर से चोरी कर लेता है। तो अगर हम बात पूछे कि भाई साहब ए ने गलत काम किया या सही काम किया तो आप बोलोगे ए ने गलत काम किया। ठीक है, ए ने कोई एक्शन किया और उस एक्शन को आप जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं ये काम गलत है। ठीक है, तो आप किस ग्राउंड पर जस्टिफाई कर रहे हो कि ये एक्शन गलत है, वो बेसिकली आपकी रिलीजियस वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो सकते हैं, आपके कस्टम्स हो सकते हैं। जैसे ये विचारधारा काफ़ी डोमिनेट करती है कि जो चीज़ आपका नहीं है उस पर आपका अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे रिलीजन में सिखाया जाता है, कानून में भी वही होती है चीज़ें। तो इस ग्राउंड पर आप जज करते हो कि हाँ ये जो एक्शन ए ने किया दैट इज़ द चोरी, वो गलत है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने दिया और ये बेसिकली एथिक्स इसी की स्टडी करता है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेने का प्रयास करेंगे, इससे भी चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। मान लो गवर्नमेंट सर्विसेज में दो व्यक्ति काम करते हैं। एक जो व्यक्ति है ए वो हायर रैंक पर है और बी जो है वो आपका लोअर रैंक पर है। ठीक है, अब ए जो है वो करप्शन करता है, ठीक है, जो कि हायर रैंक पर है, ध्यान से सुनना है आपको एग्जाम्पल। और बी जो है वो उससे करप्शन करते देख लेता है या फिर उसके विचारधारा से वंचित हो जाता है और ए भी उसको
देख लेता है कि हाँ इसने हमें करप्शन करते हुए देख लिया, तब ए क्या करेगा, धमकी देगा बी को कि भाई साहब अगर आपने बताया हमारे बारे में तो हम जो है आपको सस्पेंड कर देंगे, बिकॉज हमारे पास पावर है आपको सस्पेंड करने की। तो अब यहाँ पर बी क्या एक्शन कर सकता है, बी हो सकता है कि वो इस इश्यू के बारे में किसी को ना बताए, या फिर हो सकता है वो जो है इस इश्यू के बारे में ऑफिशियल्स को या फिर गवर्नमेंट को बता दे। तो यहाँ पर बी के पास ऑप्शन है कि भाई साहब इन्हें करने क्या है, ठीक है। तो अगर बी जो कि लोअर रैंक ऑफिसर है, इसको फियर हो जाएगा कि नहीं मेरी नौकरी चली जाएगी या फिर फालतू का पंगा कौन लेगा, तो हो सकता है वो कम्युनिकेट ना करे इस इश्यू को। लेकिन वहीं पर अगर बी बोलता है कि नौकरी जाए तो जाए, लेकिन हमारी ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होगी हमारे वर्क कल्चर का, तो अगर ऑनेस्टी को बी प्रेफरेंस देगा, अकाउंटेबिलिटी को बी प्रेफरेंस देगा, तो जाहिर सी बात है वो कंप्लेन ऑफिसर्स के पास कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी है या अकाउंटेबिलिटी सबके जो प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है कि जो वर्क कल्चर है उसके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। तो उस अनुसार बी ने लेट से कि कंप्लेन कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने जो एक्शन लिया इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी के डिसीजन को जस्टिफाई करोगे कि हाँ बी ने ऑनेस्ट काम किया इस इश्यू को डी कवर करके। तो इथिक्स बेसिकली इसी बात की स्टडी करता है कि हम क्या प्रिंसिपल्स, कौन से लॉज के आधार पर हम इथिकल एक्शंस लेते हैं और वो इथिकल एक्शंस गलत होंगे या सही होंगे, वो जो ह्यूमन एक्शंस है वो गलत होंगे या सही होंगे। तो होप ये बेसिक आइडिया आपको पता चल गया होगा। हम ज़्यादा अब डिटेल में नहीं जाएंगे, दो एग्जाम्पल हमने बताया आपको। अब नेक्स्ट में हम हो सकता है इथिकल डिलेमाज के बारे में आपको कवर करवा दे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी क्रिएटिव बनती चली जाएगी और आपको आनंद भी आएगा चीज़ें समझने में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू आवर आर्टिकल ऑफ डिस्कशन। तो आज हमें दो महत्वपूर्ण आर्टिकल पर डिस्कशन करना है। पहला जो आर्टिकल होगा वो बेसिकली जो आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करने जा रही है, उसके लिए बिल पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी, बिकॉज अभी आपका सेशन चल रहा है पार्लियामेंट्री सेशन। तो हम इसके बेसिक्स के बारे में तो डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर जो राइटर है ना वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की इश्यू रेज करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ठीक है ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जब तक आप इसको फंडिंग प्रोवाइड नहीं करिएगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें एक कमेटी का भी हम डिस्कशन करेंगे, कस्तूरी रंजन कमेटी, जिसने रिकमेंड किया था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को कंस्टिट्यूट करने में, और उन्होंने हायर शेयर ऑफ फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट की बात कही थी। लेकिन जो आपका ये प्रपोज बिल है उसमें कम फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो ये इश्यू डिस्कस की जाएगी। दूसरा जो आर्टिकल है वो आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, ये 1980 में आई थी, इसको अमेंड किया जा रहा है और इस पर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हो रही हैं वाया इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर इकोलॉजिस्ट या फिर आपके ट्राइबल पॉपुलेशन सब भी इसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो आखिरकार पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है, उस पॉइंट ऑफ कंटेंशन को हम देखेंगे। और ये आर्टिकल कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी हो जाती है, बिकॉज जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज सब की मुद्दे हम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अलोंग विथ आपका जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और अगर ऐसे में ये जो अमेंडमेंट है बेसिक प्रोविजंस ऑफ द एनवायरनमेंट को वायलेट करती है, तो कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई नहीं करेंगे नेचर के साथ, ठीक है। तो इन मुद्दे पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल विल कवर अबाउट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। ये आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कवर किया जाएगा, ठीक है। तो कंटेक्स्ट वही है कि जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल की अप्रूवल दे दी, तो ये आपका पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाए, बिकॉज हमारे देश में
जो रिसर्च कल्चर है काफ़ी वीक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, कल्चर ऑफ इनोवेशन को फोस्टर करना, रिसर्च इकोसिस्टम अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस उसको नर्चर करना। ठीक है, यानी कि आप देखते हो बहुत सारे यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज में भले ही रिसर्च के डिपार्टमेंट हो, लेकिन पता चलता है वहाँ पर रिसर्च ही नहीं होते हैं, वहाँ पर जो एक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही नहीं है। तो इन सब इश्यू को एड्रेस किया जाएगा इस फाउंडेशन बिल के अंतर्गत। एंड फर्दर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो बिल है बेसिकली इट विल रिप्लेस साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट। ठीक है, एंड इस एक्ट के ही माध्यम से साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया था एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी। अब यहाँ पर आपको हमें बताना है कि स्टेट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, इसका जो आइडिया है इट वाज गिवन बाय ए कमिटी विच वाज एस्टेब्लिश इन 2019 एंड द कमिटी नेम इज कस्तूरी रंजन कमिटी। ठीक है, और साथ ही साथ इस प्रकार की जो रिसर्च प्रमोशन की विचारधारा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी बात रखी थी। एलोंग विथ अभी बहुत सारे फंडिंग रिसर्च है जो रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो वो जो आपका फंडिंग इंस्टीट्यूशन है उन सब पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जो वो फंड कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज, उसमें कोई असर नहीं होगा और वो इंडिपेंडेंटली जैसे वर्क कर रहे थे वो भी वर्क करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो फंड करते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट को फॉर द प्रमोशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आप समझ लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। तो क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को फंड करती है, तो वो सब जो फंड है वो तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली एक बॉडी होगी जो आपका फर्दर रिसर्च इनोवेशन सबको प्रमोट करने का प्रयास करेगी। एंड ये जो आपका बॉडी की आइडिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, इट इज़ बेस्ड ऑन द लीडिंग रिसर्च प्रोड्यूसिंग नेशंस, जैसे आपका यूएस हो गया है ना, तो यूएस सब में भी इसी प्रकार की बॉडी है जो आपका रिसर्च इनोवेशन को प्रमोट करने का बात करता है। बट क्या राइटर इश्यू यहाँ पर रेज करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इस आर्टिकल की। तो देखो, हम जानते हैं कि हमारे देश में जो रिसर्च है ना वो अंडर इन्वेस्टेड है, यानी कि काफ़ी कम खर्च किया जाता है रिसर्च पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है ऑन द रिसर्च इट इज़ मियरली 0.65% ऑफ जीडीपी, जबकि हम यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, इसराइल की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखो मोर देन 2% ऑफ जीडीपी। यूएस की बात करो 2.8%, चाइना की बात करो 2.1%। तो हमारे देश में फंडिंग का ना बड़ा लोचा है, एंड बिकॉज ऑफ द इश्यू इन फंडिंग हम रिसर्च कल्चर को प्रमोट नहीं कर पाते। हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे नहीं तो फिर रिसर्च कहाँ से प्रमोट होगी? वो बेसिक टूल्स चाहिए ना, ताकि जो साइंटिस्ट है उस टूल्स का इस्तेमाल करके रिसर्च करे, कंडक्ट करे। एलोग भी बहुत सारे इश्यूज है, हम उससे फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक टेंडेंस तो वही है कि फंडिंग की काफ़ी कमी है। ऑल्सो जो रिसर्च एंड इनोवेशन स्पेंडिंग है हमारे देश में वो डिक्लाइन हुई है। 2008 में आप देख सकते हो 0.84% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, 2014 में ये घटकर 0.69% रह गया है। तो ये भी एक इशू निकल कर आती है। दैट्स वाई टू हैंडल दिस वी हैव दिस बॉडी, बट इस बॉडी में भी वही इश्यू निकल कर आ रही है, दैट इज फाइनेंशियल इश्यू। कैसे? तो उसके लिए आपको फंडिंग पैटर्न समझना पड़ेगा इस बॉडी की। तो देखो ये जो आपका NRF है इसमें टोटल 50,000 ऐड किया जाएगा टिल 5 years, और ऑन एवरेज पर ईयर आप कहो तो 10,000 करोड़ ऐड किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट फंडेड नहीं होगा या फिर प्राइवेटली फंडेड नहीं होगा, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। कहने का मतलब मेजोरिटी शेयर ऑफ फंडिंग है वो आपका इंडस्ट्री एंड
अदर प्राइवेट फिलंथ्रोपिक सोर्सेज से आएगा, दैट इज योर 36,000 करोड़, एंड द रिमेनिंग 14,000 करोड़ फ्रॉम 50,000 करोड़ वो आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। अब यहाँ पर देखो एक मज़ेदार पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। मज़ेदार पॉइंट ये है कि जो आपका कस्तूरी रंजन कमेटी है ना, उन्होंने बोला था कि एनुअली 20,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करे इस बॉडी को, लेकिन अभी इस बिल में 14,000 करोड़ रुपए टोटल 5 ईयर्स में गवर्नमेंट देगी। इसका मतलब ऑन एवरेज देखा जाए तो 2800 करोड़, यहाँ पर आप देखो 2800 करोड़ पर ईयर गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो आपका टोटल 14,000 करोड़ होगा। जबकि आपका कस्तूरी रंजन कमेटी ने क्या बोला, 20,000 करोड़ पर ईयर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 2,800 करोड़ पर ईयर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका कस्तूरी रंजन कमेटी का रिकमेंडेशन है उसका मात्र 14% पर ईयर ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। समझ में आया आपको? तो ये बेसिक इश्यू है। तो वही बोलते हैं कि कम से कम आप जो कमेटी ने रिकमेंड किया है उतना तो फंडिंग करो, अदरवाइज बात तो वहीं अटकी पड़ी हुई है कि भाई साहब फंडिंग की इश्यू थी और आप जो है फंडिंग को बढ़ा नहीं रहे। ऑल्सो जो आपके SERB बॉडी थी जिसको अभी रिप्लेस किया जाएगा, इनको बजटरी एलोकेशंस भी मिलते रहे हैं, ठीक है, और बजटरी एलोकेशंस बढ़े हैं इन द रिसेंट टाइम्स। तो वही कहते हैं राइटर कि जो आपका NRF है, ऐसा ना हो कि इनके बजटरी एलोकेशंस को आप कम कर दे, तो बजटरी एलोकेशंस जो है वो भी इनको मिलती रहे, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है। तो फिर क्या बात होता है? और तो देखो जो रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एंड उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भाई साहब फंडिंग आनी चाहिए। और ये बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अच्छी खासी तरीके से बताया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये भी कहा कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज को हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, ठीक है, उसका कारण क्या है कि उन्होंने इंटेलेक्चुअल कैपिटल पर फोकस किया, यानी कि उन्होंने जो ह्यूमन कैपिटल है ना उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक बनाया, जिसके कारण वो इनोवेटिव थिंकिंग कर सकते थे एज वेल एज इनोवेशंस करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर सकते थे। दैट्स वाई आज आप देखते हो डेवलप कंट्रीज जिसमें आपका US है, ठीक है, उन्होंने रोबोटिक्स के फील्ड में काम किया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कहाँ से निकल कर आ रही है, वो आपका वेस्टर्न कंट्री से निकल कर आ रही है। जबकि हम अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आप देखो वी आर मियरली कंज्यूमर ऑफ दीज टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि वी शुड हैव रोबस्ट रिसर्च इकोसिस्टम, बट फॉर दैट we also need funding, and also there is a growing challenges in the world, various challenges like climate change है ना, as well as environmental degradation, disaster। ये सब चैलेंजेस बढ़ रही हैं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई साहब हमें रिसर्च पर तो फोकस करना पड़ेगा, एंड रिसर्च डिमांड्स फंडिंग। तो कंक्लूजन में वही बोलते हैं कि जो आप आइडिया देते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो बातें बोली जाती हैं, जो और मीठे मीठे बातें बोली जाती है, तो सिर्फ बात बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, दैट नीड्स टू बी फाइनेंशियली सपोर्टेड, एटलीस्ट जो कस्तूरी रंजन कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो होप ये आर्टिकल आपको डिटेल से समझ में आई होगी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 2 दैट डील्स विथ द अमेंडमेंट टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये आपका GS3 के टॉपिक में आएगा। हमने आई थिंक कि एक बार ऑलरेडी इसको डिस्कवर किया था, मतलब डिस्कस किया था, डिस्कवर तो करने की बात ही नहीं है। तो कंटेक्स्ट की बात करते हैं, तो कंटेक्स्ट वही है, लोकसभा ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 को पास किया है।
अभी सेशन चल रहा है तो बिल पास हो रहे हैं, इसलिए आपको ये इस बिल से रिगार्डिंग बहुत सारे बिल्स के रिगार्डिंग न्यूज आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको न्यूज़पेपर पर फोकस वैसे भी करना है, बिकॉज यहाँ आपके कुछ एक्ट्स भी पारित हो सकते हैं। जब दोनों हाउसेस पास कर देता है बिल को, प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति दे देती है, तो वो आपका एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अभी बहुत सारे नए एक्ट आने को देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई थोड़ा सा गहरी नज़र आपको न्यूज़पेपर पर रखनी है। ठीक है, तो लोकसभा ने इस बिल को पास किया है। तो कहा जाता है कि इस बिल का काफी ज्यादा विरोध हो रहा था, पब्लिक ऑब्जेक्शंस हो रही थी, ट्राइबल्स ऑब्जेक्ट कर रहे थे, इकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्ट कर रहे थे, लेकिन इन कंसर्न्स को सुना ही नहीं गया, इसको इग्नोर कर दिया। जबकि इस अमेंडिंग बिल का जो प्रियम्बल है ना, इसमें पहली ही बात करता है प्रियम्बल में कि भारत जो है वो नेट जीरो एमिशंस हासिल करने का प्रयास करेगा बाय 2070 वाया क्रिएटिंग कार्बन सिंक, फॉरेस्ट कवर बढ़ाकर, एज वेल एज फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करके। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये जो आपकी बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही है, लेकिन जो रियल प्रोविजंस है बिल का, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है ना। बिकॉज ये जो बिल है थोड़ा इन्वायरमेंटल रेस्पेक्ट कम और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक है, इवन दे फैसिलिटेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो क्या वीकनेस है, क्या कंसर्न्स है इस बिल में, वो हम देखेंगे। तो होप यू अंडरस्टूड। और ये बात आपको ध्यान रखना है, भारत के लिए ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज नेसेसिटी, नॉट इट इज रिकमेंडेटरी, नॉट इट इज कि भाई साहब बस चलता है। ठीक है, इट इज नेसेसिटी बिकॉज वी फेसेस वेरियस क्लाइमेटिक डिजास्टर, वी फेसेस वेरियस बायोडाइवर्सिटी लॉस रिलेटेड डिजास्टर। तो ऑलरेडी हमारे देश में जो रिकमेंडरी फॉरेस्ट कवर होने चाहिए, दैट इज 33% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में बताई गई, उससे तो काफ़ी कम है। तो हो सकता है वो इसको भी असर करे, इस टारगेट को अचीव करने भी असर करे। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या प्रॉब्लम एरियाज है, तो बेसिकली राइटर कहते हैं कि ठीक है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसमें कुछ इश्यू हो सकती हैं, लाइक कि फॉरेस्ट क्लियरेंसेस डिले से मिलती थी, टाइम कंज्यूमिंग होता था, कॉस्टली टू ऑब्टेन। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी जो एक्ट है उसका जो बेसिक फिलॉसफी है, जो बेसिक कोर एरिया है, उसको ही आप अमेंड कर दो। तो क्या कुछ प्रॉब्लम एरियाज है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका, ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया था रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। उस जजमेंट का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। आई थिंक कि मैंने 10 बार तो सुन ही लिया होगा न्यूज़पेपर में, तो ऐसे में यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। उस जजमेंट का नाम है गोदवर्मन जजमेंट 1996। इस जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दी गई थी कि 1980 के जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें लेट्स से कि जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके रिकॉर्ड में जो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है वो तो फॉरेस्ट कहलाएंगे ही। साथ ही साथ जो डिक्शनरी मीनिंग होता है फॉरेस्ट का, अगर कोई एरिया इवन द प्राइवेट एरिया वो डिक्शनरी मीनिंग को फुलफिल करता है तो वो भी फॉरेस्ट के अंतर्गत कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉट जस्ट the forest which are legally notified as forest but also the forest which has the dictionary meaning which satisfy the dictionary meaning, वो भी फॉरेस्ट कहलाई जाएगी। तो आप समझो कि एक लैंडमार्क डिसीजन तो था ही, बिकॉज इसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को और ज़्यादा एक्सपेंड किया और वेरियस नेचर रिगार्डिंग जो रेस्पेक्ट है उसको भी प्रमोट किया। ऑल्सो ये जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है ये क्या करेगी, अब जो है जो लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, स्पेसिफिकली ऑन और आफ्टर 25 अक्टूबर 1980, उसी को सिर्फ फॉरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो एक प्रकार से जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट है उसको तो एक प्रकार से लाल झंडी दिखा दी गई। एंड बहुत सारे एरिया जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत आते थे, अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है
अब अंधाधुंध डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के नाम पर उसका डिग्रेडेशन करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया जाता है, जैसे अरावली जो है आपका, अरावलीज माउंटेन विच इज रेसिडुअल माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट उगते हैं, ठीक है, यहाँ की जो इकोसिस्टम है ना उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे सॉइल को तो प्रोटेक्ट करती है, ऑल्सो वाटर सिक्योरिटी भी इंश्योर करती है, क्योंकि जब वाटर रेन के रूप में आती है तो उसको वो ग्राउंड वाटर में चंड करती है, साथ ही साथ सॉइल इरोजन सबको रोकती है। तो अरावलीज का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, लेकिन इस डिसीजन से हो सकता है अरावलीज हिल पर जो फॉरेस्ट है वो अफेक्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा इश्यू ये निकल कर आता है कि ये जो बिल है इट एक्सक्लूड सम ऑफ इंडियाज मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम। क्यों? बिकॉज इस अमेंडमेंट बिल के अनुसार सर्टेन सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच इज अप टू 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। समझो जैसे आपका ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये टोटल आपका सिक्किम है, फिर इधर आपका नॉर्थ ईस्ट है, तो ये जो टोटल इधर है वो आपका हिमालयन रीजन है। अब ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, क्योंकि यहाँ पर अगर इकोलॉजी को हम डिस्टर्ब करेंगे तो आप समझो कि लैंडस्लाइड एंड वेरियस डिजास्टर रिलेटेड इंसिडेंट्स सब होंगे ही। तो ऐसे में ये जो हम 100 किलोमीटर का एक्सेप्शंस दे रहे हैं, आप समझो हिमालयन रीजन कितना ज़्यादा एक्सटेंड करता है। ठीक है, फ्रॉम त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, एज वेल एज आपका हिमाचल, उत्तराखंड, या फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उतना लंबा एक्सटेंशन है। और इतना ज़्यादा हम एक्सेप्शन देंगे 100 किलोमीटर का, तो इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज को नुकसान हो सकती है, कितनी ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेजेज हो सकती है, तो ये बात राइटर रेज करते हैं। साथ ही साथ ये जो बिल है वो सर्टेन एग्जेम्पशंस इंट्रोड्यूस करता है रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, लाइक अगर जू क्रिएट करना हो, सफारी पार्क्स क्रिएट करना हो, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ क्रिएट करना हो, तो इसके लिए भी एग्जेम्पशन है, यानी कि फॉरेस्ट सबको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आप समझो, अब ये सब जू है या सफारी पार्क से ये सब कैसे आएंगे जब यहाँ जो फॉरेस्ट है उसको हटाया जाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हो कि मैन मेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, जबकि नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज नेचुरल इन्वायरमेंट आपको वाइड एंड अनलिमिटेड इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो ये मैनमेड क्रिएशन नहीं कर सकती। फोर्थ क्या है कि जो बिल है आपका वो यूनियन गवर्नमेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड पावर देती है कि लेट्स से कि जो फॉरेस्ट ट्रैक है, अगर गवर्नमेंट का किसी स्पेसिफिक इश्यू को लेकर रिजायर है कि हमें ये इस्टेब्लिश करना है, तो उस पर एग्जेम्पशंस भी हो जाएगा। पहले क्या था, सर्टेन लिस्ट होता था, उसमें ये बोलता था कि हाँ अगर इस लिस्ट के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव लेने तो एग्जेम्पशन होगा। अभी क्या है कि आपका यूनियन गवर्नमेंट के मर्जी पर इसको छोड़ दिया गया है, ये बात है। उसके बाद जो फॉरेस्ट पीपल हैं उनके कंसर्न्स को, उनके राइट्स को भी इसमें इग्नोर किया गया है। यानी कि इस बिल में जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के अंतर्गत जो ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में ऑटोनॉमी दी जाती है, इन सब पर भी कोई चर्चा नहीं किया गया है। यानी कि जो फॉरेस्ट पीपल है एज वेल एज उनके जो इंस्टीट्यूशंस है उन सबको कुछ भी कंसल्ट नहीं किया जाएगा अगर गवर्नमेंट को फॉरेस्ट क्लियरेंस करनी है तो। आप समझो ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइवलीहुड कितनी ज़्यादा हर्ट हो सकती है, लेकिन बिल में ये कहा गया है कि हम इनके वेलफेयर को प्रमोट करेंगे, लाइवलीहुड को प्रमोट करेंगे, हमने पहले ही स्लाइड में देखा। और राइटर एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपका नेपाल है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट का जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, वो लोकल कम्युनिटी को दी गई है। ठीक है, और उसके कारण हुआ क्या कि जो नेपाल है उसमें फॉरेस्ट कवर 26% पहले हुआ करती थी 30 साल पहले, और ये बढ़कर 45% हो गया है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आता है कि लोकल कम्युनिटी का जो रोल है, लोकल कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस बिल डिनाइज दैट पार्टिसिपेशन।
तो कंक्लूजन में वही निकल कर आता है कि भले ही कुछ फ्लोज हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, बिकॉज डिले हो जाती है फॉरेस्ट क्लियरेंस सब में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए पूरा बिल को ही, या बिल के जो बेसिक प्रोविजंस है उसको ही आप डिलीट मार दो। तो गिविंग ब्लैंकेट एग्जेम्पशंस फ्रॉम रेगुलेटरी लॉज इज नॉट द आंसर। ऑल्सो हिमालयन रीजन कितनी ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है, कभी भी अर्थक्वेक आ जाती है, और वहाँ पर अगर हम इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं बाय रिमूविंग द फॉरेस्ट एंड ऑल दीज, तो ऐसे में जो डिजास्टर्स हमें देखने को मिलती है वो और भी बढ़ सकती है, जैसे जोशीमठ डिजास्टर उत्तराखंड में आया था। तो इन सब में से क्या इंपॉर्टेंस निकल कर आता है कि उस रीजन में प्रॉपर जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल असिस्टेंस किए जाने चाहिए, चाहे कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, बिकॉज इससे न सिर्फ इकोलॉजी जुड़ा हुआ है, इससे आपका पूरा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वहाँ का वो जुड़ा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के चक्कर में हम मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को तो टारगेट नहीं कर सकते ना। एज वेल एज फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल इकोसिस्टम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल इकोसिस्टम, उसको हम लग्जरी नहीं मान सकते कि भाई साहब हमारी मर्जी, जब इसको लगाना हो उगाना हो तो हम उगाएंगे, और जब नहीं करना हो तो हम नहीं करेंगे। भारत के लिए तो ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है एंड फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना जरूरी है। तो ये बेसिक आइडिया हमने देखा, एंड आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा आपको ये आर्टिकल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही है, वेल एंड गुड। आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आंसर ज़रूर करना है आपने। एंड आज के लिए इतना ही, वी विल मीट फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।